Next comes Spence की theory of excitatory and inhibitory gradient. So, due to a few loose ends in relational theory, Kenneth Spence ने अपनी एक clear theory बनाई, clear vision show की of absolute theory that could account for both the process. तो absolute position ये कहती है कि a subject learns about two stimuli separately एंड नथिंग अबाउट रिलेशनशिप, राइट, कि दो सब्जेक्ट दो स्टिमुलाइज के बारे में सेपरेटली लर्न करता है और रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं सीखता. नाउ स्पेंस प्रपोज दैट इंट्रा डायमेंशनल ट्रेनिंग में एक्साइटेटरी जनरलाइजेशन ग्रेडियंट एस प्लस के अराउंड बना है और एक इनहिबिटरी जनरलाइजेशन ग्रेडियंट डेवलप हुआ है एस माइनस का, ठीक है, एस माइनस के अराउंड इनहिबिटरी और एस प्लस के अराउंड एक्साइटेटरी जनरलाइजेशन ग्रेडियंट बन रहा है. So associative strength is the ability of each stimulus to elicit a response. हर एक स्टिमुलाई की एक एसोसिएटिव स्ट्रेंथ होती है जो कि क्या होती है, उसकी एबिलिटी, उस स्टिमुलस की एबिलिटी कि वो एक रिस्पॉन्स को एलिसिट कर पाए. स्पेंस ने ये कहा, स्पेंस ने प्रपोज किया कि नेट एसोसिएटिव स्ट्रेंथ ऑफ एनी स्टिमुलस कैन बी डिटरमाइंड. जो नेट एसोसिएटिव स्ट्रेंथ है किसी भी एक स्टिमुलस की, वो डिटरमाइन हो सकती है कैसे, बाय सब्सट्रैक्टिंग इट्स इनहिबिटरी स्ट्रेंथ फ्रॉम इट्स एक्साइटेटरी स्ट्रेंथ. कि नेट एसोसिएटिव स्ट्रेंथ अगर जाननी है किसी भी स्टिमुलस की तो उसमें इनहिबिटरी स्ट्रेंथ को माइनस कर दो फ्रॉम द एक्साइटेटरी वन. इसी को उन्होंने डायग्रामेटिकली भी शो किया. एज यू कैन सी एक जो अपर डायग्राम है ए, उसमें वो एक्साइटेटरी 550 के अराउंड बन रहा है, इनहिबिटरी 555 के अराउंड बन रहा है नीचे, है ना. सो इन द बी डायग्राम वी कैन सी 530 के अराउंड सा है, थोड़ा 530 540 के बीच में. या नेक्स्ट इज एस प्लस जो है यहाँ 550 नैनोमीटर हैज़ एन एक्साइटेटरी strength, highest excitatory strength, but it also has a great deal of inhibitory strength due to its proximity to S minus. 550 पे excitatory strength तो है लेकिन उतनी ही inhibitory strength भी है क्योंकि वो काफ़ी close है, proximal है to the S minus. Now stimuli that are close to 530 and 540 nanometer has considerably excitatory strength by virtue of generalization from S plus, but little inhibitory. 530 540 के अराउंड ना एक्साइटेटरी स्ट्रेंथ है, काफ़ी अच्छी है, लेकिन इनहिबिटरी स्ट्रेंथ बहुत कम है क्योंकि वो एस माइनस से काफ़ी दूर है. नाउ द स्टिमुलाई दैट आर अराउंड 530 and 540 nanometer, they have a higher net associative strength than rather than the S plus of 550 nanometer से ज़्यादा एसोसिएटिव स्ट्रेंथ है 530 540 नैनोमीटर की. सो दिस क्लियरली एक्सप्लेन पीक शिफ्ट एज वेल. रिलेशनल थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि रिस्पॉन्डिंग 520 से 500 नैनोमीटर के आसपास क्यों कम थी. नाउ दीज वेवलेंथ्स आर सो फार अवे फ्रॉम एस प्लस एंड एस माइनस कि उनमें लिटिल एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी स्ट्रेंथ है एंड हेंस देयर इज अ डिक्रीज रिस्पॉन्डिंग टू एस प्लस to the stimuli that are away from the S plus. Subjects make choices on the basis of associative strength of various stimuli. ये मानना था स्पेंस का कि सब्जेक्ट चॉइसेस एसोसिएटिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे अलग अलग स्टिमुलाई के करते हैं, अपनी चॉइसेस ऐसे बनाते हैं वो सब्जेक्ट्स. नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज इंटरमीडिएट साइज प्रॉब्लम. क्वेश्चन स्पेंस की थियोरी से आया और इस पे वर्क किया गोंजालेज एंड हिज कलीग्स ने. दे वर्क विद चिंपैंजीज जिनको स्टिमुलाई दिए गए 9 स्क्वायर्स दिए गए अलग अलग साइज़ के. फर्स्ट स्क्वायर जो है वो स्मॉलेस्ट साइज़ का था, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इंच, एंड लार्जेस्ट स्क्वायर 9 नंबर वाला था, एरिया ऑफ 81 स्क्वायर इंच, राइट. ऐसे ट्रेनिंग के दौरान चिंपैंजीज को हमेशा 1, 5 और 9 नंबर को प्रेजेंट किया गया एंड उनको रीइंफोर्समेंट मिली थी अगर उन्होंने स्क्वायर 5 को चूज़ किया जो कि इंटरमीडिएट साइज़ का था. और ट्रेनिंग के दौरान चिंपैंजीज, जैसे मैंने कहा, उनको यही 3 प्रेजेंट किए गए 1, 5 और 9 वाले स्क्वायर. दे वर रीइंफोर्स्ड ऑन स्क्वायर 5 इंटरमीडिएट साइज पे. सो लेफ्ट टू द राइट लोकेशंस ऑफ द स्क्वायर वर वेरीड रैंडमली फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल. लेफ्ट टू राइट लोकेशन स्क्वायर मतलब इनको हिला के जैसे 5, 1, 9 प्रेजेंट किया, फिर 9, 1, 5 प्रेजेंट किया, ऐसे ऐसे लोकेशन चेंज करते रहे, वेरी करते रहे रैंडमली ट्रायल टू ट्रायल. कि
subject cannot use position as a discriminative stimulus, so that subject discriminative stimulus position को ना मान ले, इसीलिए randomly भी present किया गया. On test trials, chimpanzees were presented with different set of squares and they were always reinforced no matter what they choose. Like 3 squares दिए, they were presented 4, 7 and 9. अब रिलेशनल कंट्रोल कहता है कि चिम्स जो हैं वो स्क्वायर 7 को चूज़ करेंगे. नाउ स्पेंस की पोजीशन थोड़ी वेरी करती है. एक्विजिशन ट्रायल्स में उन्होंने कहा कि एक्साइटेटरी ग्रेडियंट बिल्ड अप है अराउंड द स्क्वायर 5, इनहिबिटरी अराउंड 1 and 9 square. Square 5 was flanked by inhibitory gradients on both the sides. There is no peak shift, just as steeper generalization gradient with a maximum net associative strength around square 5. डायग्राम से समझते हैं. 5th स्क्वायर के पास आप देख रहे हैं अलग से ही जनरलाइजेशन ग्रेडियंट बन रहा है और पीक 5 पे आ रही है एकदम. उसके अराउंड 1 और 9 है, इनहिबिटरी बन रहे हैं, लेकिन 5 से उसका कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है ना. तो देयर इज़ नो पीक शिफ्ट, यहाँ पर कोई पीक शिफ्ट नहीं है बिकॉज जनरलाइजेशन ग्रेडियंट स्टीप है यहाँ पर, है ना. मैक्सिमम एसोसिएटिव स्ट्रेंथ तो स्क्वायर 5 के अराउंड है, इसीलिए सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करेगा विच एवर स्टिमुलस वुड बी क्लोजर टू द स्क्वायर 5 इन अ सेट ऑफ 4, 7, 9. तो वहाँ पर वो चूज़ करेगा स्क्वायर नंबर 4 को. ये इस डायग्राम के थ्रू भी शो किया गया है. यहाँ दिस इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ स्पेंस थियरी to the intermediate size problem. First one A, initial training को show कर रहा है. An excitatory gradient develops around S plus square 5 and inhibitory gradient develops around the 2 S minus square 1 और square 9 के around. B diagram show कर रहा है because of the two symmetrical inhibitory gradients there is no peak shift in the gradient of net associative strength. So that's why there is only a sharpening of the generalization gradient. So actual results में पाया गया कि greater evidence है relational position की तरफ. चिम्स ने intermediate block को choose किया and they responded to relation between the stimuli, relation among the stimuli and not their absolute sizes. तो रिलेशनल पोजीशन ज़्यादा फेवरेबल थी ना कि एब्सोल्यूट. तो इंटरमीडिएट साइज पोजीशन हमें ये बताती है एब्सोल्यूट पोजीशन इनकरेक्ट है, बट रिलेशनल पोजीशन ऑल्सो कैन नॉट एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स इन दिस प्रोसेस. अब क्वेश्चन आता है वाई रिस्पॉन्डिंग डिक्रीजेज विद स्टिमुलाई दैट आर अवे फ्रॉम एस प्लस इन डायरेक्शन अवे फ्रॉम द एस माइनस. तो ये जो है आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ स्पेंस की प्रपोजिशंस ही करेक्टली दे सकती है कि पीक शिफ्ट हो रहा है. ठीक है, इसीलिए रिस्पॉन्डिंग डिक्रीज हो जाती है उन स्टिमुलाइज के में जिनके एसोसिएटिव स्ट्रेंथ एस प्लस के अराउंड नहीं है, जो दूर है एस प्लस से इन अ डायरेक्शन दैट इज़ अवे फ्रॉम द एस माइनस. सो इनहिबिटरी ग्रेडियंट बनते हैं अराउंड द एस माइनस. दैट्स व्हाट स्पेंस की थ्योरी कहती है ना. Both absolute and relational position have failed as well as success भी दोनों ही theories को मिली है. स्पेंस की थ्योरी बेटर प्रिडिक्ट करती है रिजल्ट्स को फ्रॉम सक्सेसिव डिस्क्रिमिनेशन एक्सपेरिमेंट. रिलेशनल थ्योरी बेटर प्रिडिक्ट करती है साइमल्टेनियस और डिस्क्रिमिनेशन एक्सपेरिमेंट्स को. अ सब्जेक्ट कैन यूज बोथ relational as well as absolute cues depending on that particular situation. तो स्टिमुलस कंट्रोल. नेक्स्ट टॉपिक है स्टिमुलस कंट्रोल. एब्सोल्यूट स्टिमुलस कंट्रोल आप देखते हैं इन सक्सेसिव डिस्क्रिमिनेशन टास्क, और रिलेशनल स्टिमुलस कंट्रोल जब साइमल्टेनियसली डिस्क्रिमिनेशन टास्क है एक ही साथ प्रेजेंट किए गए तो वहाँ पर रिलेशनल कंट्रोल ज़्यादा देखा जाता है. सो एनिमल्स डू वट एवर इज़ द ईजीएस्ट, राइट. एनिमल्स वही करते हैं जो आसान चीज़ लगती है उनको. Next topic is behavioral contrast. So it is important to know कि what are the stimuli are present and what are the reinforcement contingencies in operation. कौन से stimuli present है, कौन से में reinforcement मिल रही है, reinforcement contingencies operation में है. So Reynolds said कि how can the reinforcement contingencies that are operating in the presence of one stimulus affect the responding in the presence of a different stimulus. That's what the question was कि कैसे
रीइंफोर्समेंट कॉन्टिजेंसीज जो एक स्टिमुलस की प्रेजेंस में हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं इन रिस्पॉन्डिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्टिमुलस। तो गटमैन ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड किया। गटमैन ने गुड एग्जाम्पल दिखाया यहाँ पर बिहेवियरल कॉन्ट्रास्ट का वाई हिज एक्सपेरिमेंट। सक्सेसिव डिस्क्रिमिनेशन प्रोसीजर यूज़ किया उन्होंने और मल्टीपल स्केड्यूल लिए। 2 और मोर रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स को प्रेजेंट किया गया 1 एट अ टाइम ऑल्टरनेटिंग पैटर्न में, एंड ईच स्केड्यूल इज एसोसिएटेड विद अ डिफरेंट डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस। हर स्केड्यूल के साथ एक अलग ही डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस इन्वॉल्व है। Now different reinforcement schedules are called the components of different जब हम reinforcement schedules यूज़ करते हैं तो ये multiple schedule के अंदर आता है। रैट्स को एक्सपोज किया गया 2 components की तरफ multiple schedule में in which the components schedule were identical। तो कैसे क्या किया गया, फर्स्ट वाले को वेरिएबल इंटरवल 30 सेकेंड्स का दिया गया जहाँ पर सिग्नल नॉइस थी, लेकिन सेकंड वाले पे वेरिएबल इंटरवल तो 30 सेकंड का ही रहा, लेकिन सिग्नल जो है वो क्या था, लाइट एंड नॉइस वर प्रेजेंटेड ऑल्टरनेटिवली एवरी 3 मिनट्स थ्रू आउट द सेशन। लाइट और नॉइस दोनों ही ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट किए गए 3 मिनट के बाद थ्रू आउट द सेशन। नाउ रिस्पॉन्स रेट टू नॉइस एंड लाइट वर अबाउट द सेम इन द फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में तो रिस्पॉन्स रेट सेम रहा नॉइस और लाइट की तरफ, ठीक है, it was about the same in the first condition, लेकिन second condition में the schedule operating during noise was switched from VI 30 seconds to extinction। तो responding इस condition में slow and slower होती गई during the noise। so response rate जो है वो dramatically increase हो गया in the presence of light even though reinforcement schedule for light was same in this। ठीक है, आप देखते हैं कि सेकेंड वाली कंडीशन में क्या किया गया, स्केड्यूल जो ऑपरेट कर रहा था नॉइस के साथ उसको आपने स्विच कर दिया, वेरिएबल इंटरवल ऑफ 30 सेकेंड्स को स्विच करके एक्सटेंशन ट्रायल कर दिया यहाँ पर। तो रिस्पॉन्ड अब स्लो होने लगा नॉइस के दौरान, नॉइस की प्रेजेंस में, ठीक है, क्योंकि रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रही तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्डिंग स्लो ही होगी। रिस्पॉन्स रेट ड्रामेटिकली यहाँ पर बढ़ गया, प्रेजेंस ऑफ लाइट में ड्रामेटिकली रिस्पॉन्स रेट बढ़ गया। इवन दो रीइंफोर्समेंट जो थी वो लाइट के स्केड्यूल में वो सेम थी जो पहले स्केड्यूल में थी ना, वैसी ही रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड हो रही थी, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स रेट बढ़ गया। So this process in which the responding to one stimulus changes as a result of change in another reinforcement condition from another stimulus is called behavioral contrast. So second session में it is called the positive contrast because an increase in responding occurred during the unchanged light component. सपोज नॉइज शेड्यूल को हम स्विच करते हैं वेरिएबल इंटरवल 30 सेकेंड्स से टू अब वेरिएबल इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स सो दैट 3 times मोर रीइंफोर्सर डिलीवर होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइज। नाउ दिस लीड्स टू इंक्रीज्ड रिस्पॉन्स रेट ड्यूरिंग द नॉइज एंड डिक्रीज इन रिस्पॉन्स रेट ड्यूरिंग द लाइट। ठीक है, नाउ दिस डिक्रीज इन रिस्पॉन्स रेट ड्यूरिंग द अनचेंज्ड लाइट कंपोनेंट वुड बी कॉल्ड द नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट। अगर डिक्रीज हो जाए रिस्पॉन्स रेट में ड्यूरिंग द अनचेंज्ड लाइट कंपोनेंट, जो लाइट कंपोनेंट है उसको तो हमने छेड़ा नहीं, तो वहाँ पर अगर डिक्रीज हो जाए रिस्पॉन्स रेट में तो वो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट का आ जाएगा। ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर हम एक्विजिशन के ट्रायल्स करवा रहे हैं। तो बिहेवियरल कॉन्ट्रास्ट इज द फिनोमिनन इन विच रिस्पॉन्डिंग टू वन स्टिमुलस चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द रीइंफोर्समेंट कंडीशन फॉर अनदर स्टिमुलस। ठीक है, सो एनिमल रिकवर करता है फ्रॉम फैटीग। एनिमल का रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग इन वन कंपोनेंट ऑफ मल्टीपल स्केड्यूल डिपेंड करता है नॉट ओनली ऑन रीइंफोर्समेंट दैट इज अवेलेबल ड्यूरिंग द कंपोनेंट बट ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ रीइंफोर्समेंट इन अनदर एडजेसेंट कंपोनेंट्स। एनिमल रिकवर करता है एक तो फैटीग से, दूसरा है एनिमल का रिस्पॉन्ड रेट एक मल्टीपल स्केड्यूल में डिपेंड करता है, रीइंफोर्समेंट पे ही बेस्ड नहीं है जो कि उस टाइम अवेलेबल है, बट ये इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ रीइंफोर्समेंट दूसरे एडजेसेंट कंपोनेंट पे कैसा रहा है उसका रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग।